नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन यूरोप महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका वाली जो लास्ट क्लास थी उसी के अंदर अपन ने यूरोप महाद्वीप को शुरू कर दिया था। यानी कि अफ्रीका की तो वो 3 स्लाइड्स ही थी जिसमें से अफ्रीका की विशेषताएं थी, और यूरोप महाद्वीप के अंदर मैंने काफी सारी चीजें उसमें बता दी। और वो सबसे मुख्य क्लास है यूरोप महाद्वीप की जो इससे पहले आई थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे क्षेत्र बताए हैं। बाल्टिक प्रदेश कौन सा है, बाल्कन देश कौन से कहलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, ब्रिटिश द्वीप समूह क्या है, ये सारी चीजें, स्कैंडिनेविया क्या है, ये सारी चीजें विद मैप और बहुत अच्छे से इनको समझा के कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। और यही है मुख्य, यूरोप के आसपास कनेक्टिविटी क्या है ये भी उसमें मैंने क्लियर करवा दिया है। कल की क्लास नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था कल, और इसकी सूचना भी मैंने दे दी थी, फिर भी जब मैं ये देखता हूं कि बच्चे सूचना देने के बाद भी यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, सर क्लास क्यों नहीं आई, आपने कुछ बताया भी नहीं, पचला गया टाबर। अब मैं डॉक्टर ने बतावा गयो बने तो समस्या बता दी कि आ समस्या हो रही है, लेकिन मैं थाने पहला बतायो। और उसके लिए अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि सर हमने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया चल जाएगा क्या, तो ये सूचनाएं इसीलिए आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। आपको सिर्फ एक जो नोटिफिकेशन वहां डाला देख लेना था और समझ में आ जाती है चीज, और नहीं तो कमेंट करके फिर इंतजार करना है कि क्या बता सर देखेंगे कब जवाब देंगे, देंगे नहीं देंगे, और हम हमारी तरफ से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमने जो है बच्चों को सूचना दे रखी है। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं, कई जने कहते हम टेलीग्राम नहीं चलाते, इंस्टॉल करके रखने में क्या जाता है, जरूरी थोड़ी है कि आप कोचिंग संस्थानों के सभी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। आप यहां से पढ़ रहे हो तो कम से कम जीजीडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो कि वहां पे आप लोगों को अच्छी सूचनाएं ही दी जाती है। अब आज की क्लास पढ़ते हैं। कल शनि और रवि छुट्टी रहेगी, फिर वापस बता रहा हूं। अभी अपने पास में समय है तो काफी आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आप साथ साथ में बाकी चीजें कवर करते चले। आप लोगों के साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, आप लोगों को आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप लोगों को राजस्थान जी के जो मैं 4 बार पढ़ा चुका हूं इसी चैनल पे उनको पढ़ना है, वो वापस मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें क्योंकि 4 बार पढ़ा दी और सभी तरीके से पढ़ाया है, तो वो चीजें हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इन सबको साथ में रखते हुए 40-45 मिनट रोज की क्लास के लिए निकालने हैं, जो सोमवार से शुक्रवार आती है। कभी कोई एक आध दिन ऐसी समस्या हो गई, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। कल का दिन मेरे लिए बहुत विशेष होने वाला है, न सिर्फ इसलिए कि जन्मदिन है, उसकी तो अपने को मतलब मन में इतनी हूस रहे कौन, इसलिए क्योंकि विद्यालय के लिए, मेरा जो विद्यालय है उसमें मैं एक बच्चियों को भेंट देने वाला हूं। तो कल एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, उसे जरूर देखना। बच्चों के लिए वैसे तो हम हर महीने में 1-2 बार स्पेशल डाइट करते ही हैं, दाल बाटी चूरमा वगैरह स्कूल में बनते रहते हैं, हर चीज के फोटो वीडियो आपको नहीं दिए जाते, लेकिन कल जो बनेगी दावत बच्चे उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे, तो उसकी जो है एक खुशियां साझा की जाएगी आप लोगों के साथ में। और आप लोगों को बताऊं कि बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा जो है टॉयलेट बनवाया है, टॉयलेट बाथरूम और बेसिन, और वो पूरा ही जो है बन के तैयार हो गया है। तो वो कल जो है अपने गौरव ज्ञान धारा परिवार की तरफ से स्कूल को, विद्यालय को सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। और उस पे यही वहां पे जो है लिखवाया भी, ऐसा नहीं लिखवाया कि गौरव सिंह गाड़ेराव, वहां लिखवाया गौरव ज्ञान धारा जीजीडी की तरफ से सुप्रीम बेट, क्योंकि गौरव ज्ञान धारा का परिवार का हिस्सा आप भी है। गौरव सिंह गाड़ेराव यदि मैं लिखूं तो मुझे हो सकता है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो, लेकिन हो सकता है मुझे गुमान आ जाए कि गौरव सिंह गाड़ेराव जो है नाम बन गया, इसलिए मैं गौरव ज्ञान धारा का ही नाम इस्तेमाल करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें मुझे ये फीलिंग आती है कि ये गौरव ज्ञान धारा जहां आ गया, जीजीडी आ गया, तो वो अकेला गौरव सिंह गाड़ेराव नहीं है, ये समृद्ध परिवार है जो इन 10 लाख बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ है, इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो इसको कल अपन करेंगे सुपुर्द। आप लोगों के लिए कल एक पुस्तक का विमोचन भी होगा, नई पुस्तक, और बेहतरीन कौन सी है वो कल पता चल जाएगा। और कल अपना बातचीत वाला जो पॉडकास्ट चैनल है उसका जो पहले स्पेशल गेस्ट आप लोगों को पता है गणपत सिंह जी राजपुरोहित थे, बहुत विस्तृत और गहन चर्चा उनके साथ में की है। आगे विद्यार्थियों को तैयारी करने में भी उसमें बहुत सारा मार्गदर्शन साझा किया है सर ने। उसका ट्रेलर वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कल मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है कि ये 2-3 चीजें कल के दिन होने वाली है। और फिर 15 तारीख को पूरा पॉडकास्ट रिलीज कर दिया जाएगा, बातचीत विद गाड़ेराव गौरव यूट्यूब चैनल पे। उसके सदस्य बन जाना है, अभी उस पर 10,000 सदस्य होने वाले हैं। अभी पहला शो आना बाकी है, पहला एपिसोड, 10,000 सदस्य होने वाले हैं। तो इस 4 मिनट और 40 सेकंड के अंदर मैंने सारी सूचनाएं दे दी आपको, सांस लिए बिना। सांस अब धीरे धीरे अब ले लूंगा मैं। और अब शुरू करते हैं अपनी यूरोप महाद्वीप। और किन्ने समस्या हो जाए, हाथ जोड़ निवेदन है, विनती है, माफ कर दो कि हाँ सर हमारे 4-4.5 मिनट आपने जो है ये सूचना देने में
व्यर्थ किए तो भाई मैं अपना परिवार समझता हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये सूचनाएं आपको देनी चाहिए मुझे, ठीक है। और फिर भी यदि किसी को लगे तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। तो आते हैं अब अपनी क्लास पे। यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं, देखो टाटो यूरोप की कुछ विशेषताएं आप लोग ध्यान रख लें। ये जो है किसकी बात हो रही है, यूरोप की। ले, और वैसे भी अपनी अपलोड क्लास है तो शुद्ध रूप से अध्ययन ही चलता है, उसके मामले में आप निश्चिंत रहे, ठीक है। यूरोप की कुछ विशेषताएं आप लोगों को ध्यान रख लेनी है कि इसे जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप, देखो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, देखो द्वीप होता है एक, तो इसे समझो द्वीप होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थल। यदि यही द्वीप विशाल रूप में है, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं, तो विशाल अवस्था इसकी क्या कहलाती है, महाद्वीप कहलाती है। इसकी विशेषता ये होती है चारों तरफ पानी होगा, द्वीप उसे कहा जाता है। फिर आता है, बार बार आप लोग बढ़ते हैं, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो तीन ओर पानी से घिरा हो। क्या कहते हैं, तीन ओर पानी से घिरा। अब जैसे अपन जो है अपना ये जैसे भारत के बारे में भी अपन पढ़ते हैं ना, तो ये भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो भारत में यहाँ पे तो अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, लेकिन ये क्या है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये देखो तीन तरफ, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, तो ये क्या कहलाता है, भारत का हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। भारत में विस्तृत पढ़ेंगे। ऐसे ही ये जो है ना, यूरोप के अंदर बहुत सारे प्रायद्वीप है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप ही कह दिया। इसके अलावा इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मतलब उपनाम के अंदर ध्यान रख सकते हो आप कि इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे ध्यान रखना, इसे कहा जाता है आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहते हैं, आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है। कुछ विशेषताएं मैं आप लोगों को पहले करवा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार जो है पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि ये है ना सर्वप्रथम और इसको ऐसे लिख दो, सर्वप्रथम जो है विकसित, क्योंकि इसके अंदर विकसित देश बहुत सारे, विकसित महाद्वीप, या इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे देश जो है वो विकसित हैं, सर्वाधिक विकसित देशों वाला महाद्वीप, ये भी कहा जा सकता है। इसकी एक विशेषता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 6.5%, ये पूरे विश्व के स्थल का मतलब ये क्षेत्र रखता है, और उसमें 13.54% जनसंख्या रहती है, जिसमें जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, जनसंख्या 13.4%। इसका मतलब क्या है कि ये सर्वाधिक घना बसा हुआ महाद्वीप है, सर्वाधिक घना बसा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं जो यूरोप की आप लोगों को पहले ध्यान रखनी है। अब मैंने ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा दिया कि ये जिब्राल्टर जलसंधि से अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत वगैरह ये एशिया के बीच में कनेक्टिविटी पॉइंट है, इसके कैस्पियन सागर झील भी वहां आती है। अब अपन बढ़ते हैं आगे कि यूरोप के अंदर जो है इसका भौतिक विभाजन देखने को मिलता है, जो मैंने पुस्तक में भी नहीं दिया है। क्यों पुस्तक में इसलिए नहीं दिया है, क्योंकि देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, पुस्तक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, इतनी सारी चीजें हर चैप्टर में, और मुझे पता था कि मैं क्लासेस इनकी लेने वाला हूं, मुझे समय हो गया है काफी, विश्व भारत जी के पढ़ाए, तो मैं अपने से जुड़े हुए सारे बच्चों को ये करवा दूंगा इसमें।
और इतना कोई लोड लेने वाली नहीं है, वो चीजें समझने की है, ठीक है, वो चीजें समझने की है। लेकिन आप लोगों को मैप अच्छे से देखना है, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी मैप नहीं देखते। मैप नहीं देखने के बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे कि गुरुजी टेस्ट सीरीज में अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट कैप अंगुलास बता रखा है आपने, और अब आप क्लास में तो कैप ऑफ गुड होप पढ़ा रहे थे। तो बेटा यही तो चीज कहा है कि मैप को अच्छे से देखो। मैप देखोगे तो दक्षिणतम बिंदु कैप अंगुलास ही है, और कैप ऑफ गुड होप वही प्रायद्वीपीय स्थिति, ये यहां से लेकर जैसे यहां तक की स्थिति है, ये कैप ऑफ गुड होप है। लेकिन ये पॉइंट पिन पॉइंट ये जो है कैप ऑफ अंगुलहास है। बेटा जब देखोगे नहीं, मैं जो चीज कह रहा हूं मैं समझा रहा हूं इतना, अब होता यह है जब मुझे वहां पे फील होता है और मुझे हल्का सा क्रोध भी आता है। किस लिए कि ये बच्चे कितने लापरवाह है। क्यों लापरवाह है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जिन चीजों को इनको पिन पॉइंट करके समझाता हूं कि ये चीज तुम्हें ऐसे करनी है ऐसे करनी है, उसी चीज को या तो ये स्किप करते हैं या इन्हें ये लगता है कि हमारा समय व्यर्थ होता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि यदि आपको ये 35-40 मिनट की क्लास में भी यदि किसी दिन ये लगने लग जाए ना कि क्या पता हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, तो आपने इस गौरव सिंह घड़ेराव को समझा ही नहीं। मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म को कोचिंग संस्था होने से अभी तक बचा के रखा हुआ है, इस मार्केटवाद से अभी तक मैंने बचा के रखा हुआ है, इस बाजारवाद से। तो आप समझ सकते हो कि ये शुद्ध रूप से आप लोगों की सफलता के लिए किए गए प्रयास है, जिनसे हजारों विद्यार्थी जो है सफल हो चुके हैं। मुझे कोचिंग संस्था में कन्वर्ट करने की इच्छा ही नहीं है, नहीं तो मैं कर चुका होता, क्यों नहीं किया? 1 मिलियन तक रुकने का क्या तात्पर्य है? इसलिए कि हर बच्चा पढ़ ले और ढंग से जो है नौकरी लग जाए। हर बच्चे का पढ़ना इतना सक्षम नहीं है कि वो कोचिंग के कोर्स ले सके महंगे महंगे और पढ़ सके, इसीलिए उनको ये चीज। लेकिन कोचिंग संस्था होने के बाद में क्या है, उसके बाद में हमें न चाहते हुए भी फीस लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कोचिंग संस्था की ओर कन्वर्ट करने की ओर देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो निर्देश दिए जाते हैं ना, उन्हें ध्यान से सुनेंगे और उनके अनुरूप आप अध्ययन करेंगे, तभी ये चीजें आप लोगों के काम आ पाएगी। नहीं तो पता है कि कोई किन्हें नहीं पढ़ी है। मैं एक चीज बता दूं कि और किसी को कुछ भी नहीं पढ़ी है, आप चाहे तो सब जगह टटोल कर देख लो, घूम फिर के फिर वापस पृथ्वी गोल है, यहीं पे आना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो टावर, अब बढ़ते हैं अपन यूरोप के भौतिक विभाजन की ओर बढ़ते हैं, यूरोप के भौतिक विभाजन की ओर। यदि देखें तो इसको जो है आप लोग ये ध्यान रखें 7 भागों में बांटा है, जिसमें पश्चिमी उच्च भूमि है, उत्तर यूरोपीय मैदान है, केंद्रीय उच्च भूमि या पठार है, अल्पाइन पर्वतीय प्रणालियां हैं, यानी कि अल्पाइन पर्वतीय प्रणालियां या पास पास में पर्वत बहुत सारे, यूरोप के द्वीप, जल निकासी प्रतिरूप, खाड़ियां यानी कि गल्फ और बेस। तो ये तो जो है अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। आज जो है इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, क्योंकि ये तो द्वीप वगैरह जैसे कि स्कैंडिनेविया हो गया, जैसे कि ये ब्रिटिश द्वीप समूह है, तो इसमें द्वीप ही है, ज्यादातर द्वीप और प्रायद्वीप ही है। तो ये तो विशेषताओं में साथ साथ पढ़ेंगे। अब इनमें देखो, यहाँ पे देखोगे ना तो अटलांटिक हाईलैंड्स, यानी कि ये पश्चिमी उच्च भूमि जो कहा रखा है वो अटलांटिक हाईलैंड्स के अंदर रहता है। उत्तर यूरोपीय मैदान आप लोगों को देखना है, तो ये देखो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स जो है उत्तर यूरोपीय मैदान है यहाँ। फिर केंद्रीय उच्च भूमि पठार है, जो सेंट्रल रशियन अपलैंड्स कहा गया है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और अल्पाइन पर्वतीय श्रेणियां जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये क्षेत्र जो है यहाँ देखो, ये सारे जो है माउंटेन रेंज है ये। तो ये मैप के अंदर यदि देखोगे तो इस तरीके से वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोगों के प्रायद्वीप आ गए, तो ये देखो सारे प्रायद्वीप अलग अलग है ही यहाँ पे जैसे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे ब्लैक सी है, इस बाल्टिक सागर को व्हाइट सागर भी कहते हैं, व्हाइट सागर से ब्लैक सागर। तो इनकी अब विशेषताएं अपन देख लेते हैं। और ये मैप मैंने बार बार यूज किया है, तो आप आराम से इसको देखना। देखो यहाँ पे देखोगे तो यूराल माउंटेन दे रखा है, यूराल आया यानी इसके पास में क्या है, एशिया है, इसके पास में क्या है, एशिया है। तो पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दक्षिण में है भूमध्य सागर। चलिए तो इन चारों को व्यवस्थित देख लेते हैं। पहला है इसमें पश्चिमी उच्च भूमि। क्या है पहला, पश्चिमी उच्च भूमि। इसमें क्या आते हैं, इसे उत्तरी हाईलैंड्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी हाईलैंड्स या अटलांटिक हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पे ये जो क्षेत्र आता है आप लोगों के, ठीक है, तो ये यूरोप के पश्चिमी किनारे को दर्शाता है। और स्कैंडिनेविया के अंदर क्या आता है, ये मैंने विद मैप लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। स्कैंडिनेविया यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और फिर इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस के ब्रिटेनी क्षेत्र और स्पेन, पुर्तगाल इसके अंतर्गत आते हैं।
इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, तो वो भी ध्यान रखना है कि ये चीजें आती है। अब जिंग टाइबर ने जो गलतफहमी हो जाए, नहीं क्या पता कंटेंट शॉर्ट होगा, क्या पता कंटेंट वन लाइनर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भ्रांतियां हैं जो लोगों ने फैलाई है। और लोगों ने क्यों फैलाई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये गुरुजी जितने समृद्ध हो गए तो हमारे जो है भाई साहब ताले लग जाएंगे, तो ये भ्रांतियां फैला रखी है। अब उन्हीं भ्रांतियों का खंडन करें ना, तो हजारों सिलेक्शन यहां से विद्यार्थियों ने पढ़कर बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए भी ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रांतियों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने खुद देखा कि हाँ वास्तव में क्या चीज है, प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो मतलब जानते थे कि अपने दिमाग को कैसे यूज करना है, किसी और के कहे अनुसार नहीं। तो हमेशा भ्रांतियों से बच के रहना, ठीक है, भ्रांतियों से बच के रहना, क्योंकि मैं एक एक विद्यार्थी को नहीं समझा सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चलाया जा रहा है। अब ये देखोगे तो ये है विद डिटेल, ठीक है, पूरी डिटेल है, कहीं से प्रश्न बना दे बाहर नहीं जाएगा। और मैं पढ़ाऊंगा उतना जितना याद किया जा सके, ठीक है। ये पश्चिमी उच्च भूमि है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है उत्तर यूरोपीय मैदान, उत्तर यूरोपीय मैदान यहां दे रखा है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है। ये जो है ये राइन, वेसर, एल्बे, ओडर और विस्तुला जैसी जो है शक्तिशाली नदियां हैं, उनके किनारे फैला हुआ है। मैदान कहां होते हैं? नदियों के किनारे। इनके किनारे फैली हुई जो है निचली भूमि है, और ये नदी घाटियां मौसमी फसलें उगाने के लिए अनुकूल है। ये यूरोप के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। अब देखो ये प्लेन्स है पूरा का पूरा, यहाँ पे ये सेंट्रल रशियन अपलैंड्स को छोड़ देना, यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे ये जो है लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। उत्तर से बाल्टिक सागर और दक्षिण से काले सागर। बाल्टिक सागर कौन सा है? ये, और दक्षिण से ब्लैक सी, इसे व्हाइट सी भी कहते हैं। व्हाइट सी से ब्लैक सी या बाल्टिक सागर से ब्लैक सी यानी कि काला सागर तक ये इसका विस्तार है। और अजोव सागर से घिरा हुआ है ये, और मैदान धीरे धीरे पश्चिम की ओर संकुचित होता जा रहा है। धीरे धीरे जो है पश्चिम की ओर कैसे हो रहा है? संकुचित हो रहा है। देखो यहाँ पे बड़ा है, फिर धीरे धीरे पश्चिम की ओर आएगा तो संकुचित होगा, क्योंकि पर्वतीय श्रेणियां यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अल्पाइन पर्वतीय श्रेणियां वो देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टाब्रो, अब केंद्रीय उच्च भूमि या पठार, केंद्रीय उच्च भूमि या पठार, ये शिखर, खड़ी ढलानों, घाटियों और अवसाद के विशिष्ट परिदृश्यों का संग्रह जो पूरे मध्य यूरोप में फैले हुए हैं। मध्य यूरोप यानी कि ये देखो सेंट्रल रशियन अपलोड जो लिखा हुआ है वो वाला क्षेत्र यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये पूर्व में बेल्जियम से लेकर पश्चिम में फ्रांस तक, दक्षिण में चेक गणराज्य से दक्षिण जर्मनी से लेकर उत्तर में स्विट्जरलैंड तक और ऑस्ट्रिया तक फैला हुआ है। राइन, रोन, एल्बे, डैन्यूब नदी घाटियों जैसी कुछ नदी घाटियों को छोड़कर इस भूभाग के अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत कम आबादी है, ठीक है। बाकी के अंदर बहुत कम आबादी रहती है। अब एक चीज और बताऊं कि इतनी चीजें याद नहीं रह सकती, इतनी चीजें याद नहीं रह सकती, तो अचानक से याद नहीं होगा, एकदम याद नहीं होगा। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप सोचोगे कि हमें पढ़ते याद हो जाए, नहीं होगा। आपको क्लास देखना होगा, ये चीजें नोट डाउन करनी होगी, उसके बाद में इस मैप को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को फिर से समझना होगा, क्योंकि जो नई चीजें हैं उनको समझने में समय लग जाता है। फिर से समझना होगा और फिर ध्यान देना है कि इनमें से क्या क्या की पॉइंट है। अब कहां से कहां तक विस्तार है डायरेक्ट इतना याद नहीं रहेगा, तो नजर मार लें आप कि हाँ केंद्रीय उच्च भूमि आ जाए तो वहां पे क्या क्या अपने को पढ़ने को मिल सकता है। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे और याद नहीं होगा तो प्रेशर में आ जाओगे, इसलिए इतना रट्टा इसको नहीं मारना है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग मैप से मैच करते हुए आगे बढ़ना बस। और जरूरी नहीं है कि यहां से प्रश्न बने ही बने, ये इसलिए कवर कर रहे हैं अपन कि बाय चांस कूट मिलान वाले, कथन कारण वाले कुछ सवाल ऐसे बन जाए तो आप लोगों के पढ़ा हुआ होगा तो आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसलिए है ये सिर्फ और सिर्फ कथन कारण वाले क्वेश्चंस के लिए इसको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अल्पाइन पर्वतीय श्रेणी ये दक्षिण और मध्य यूरोप में है, ये दक्षिण और मध्य यूरोप में भूमध्य सागर के ठीक उत्तर में स्थित है। अब देखो ये रहा भूमध्य सागर, कौन सा है? भूमध्य सागर, ये पूरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ठीक उत्तर में यानी कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो दक्षिणी फ्रांस यानी मोनाको के पास के समुद्र तट से स्विट्जरलैंड तक, फिर उत्तरी इटली, ऑस्ट्रिया में, और स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया,
हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो से होते हुए फिर अल्बानिया में समाप्त हो जाता है। अर्धचंद्राकार आकार में है लगभग और 700 मील तक ये फैले हुए हैं। अर्धचंद्राकार ही है ना आकार, ये देखो, ये देखोगे ना, ये आकार है पूरा का पूरा, देखो अर्धचंद्राकार हो गया। तो ये जो है अल्पस रेंज यही है, अल्पस रेंज भी यही है। अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी से और महाद्वीपों से जो सवाल बनते हैं, ये एटलस, अल्पस, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो वगैरह इनसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये कथन कारण वाले को कवर करने के लिए ये मैटर भी अपने को पढ़ना था, इसलिए मैंने इसमें बताया है कि मैप से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इनमें 4 विभाजन ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बाकी के 3 विभाजन अपने बाकी विशेषताओं में, देशों की विशेषताओं में वगैरह आ जाएंगे आपके। ठीक है टबरो, चलो आगे बेटा। अब आते हैं अपन, क्योंकि ये देखो अब अल्पाइन पर्वतीय श्रेणी पढ़ाऊंगा तो ये अपने पर्वत पढ़नी है, इसके अंदर आ रहा है ना। फिर नदी घाटियां पढ़ाऊंगा तो नदियां अपन को पढ़नी है, उसके अंदर आ रहा है। तो कवर सारे ही हो रहे हैं, कवर सारे होंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। और द्वीप है तो अपन विभिन्न देशों की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर द्वीप भी कवर हो रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो टाब्लो, आल्पस पर्वतमाला, आल्पस रेंज देखोगे, ये रही देखो आल्पस रेंज, ये पूरी की पूरी, और यही है अल्पाइन जो आप लोगों को बताया ना, अल्पाइन पर्वतीय श्रेणी, वो यही है आल्पस रेंज पूरी। अर्धचंद्राकार है, देख लो आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। यूरोप में इसकी स्थिति पूछ सकते हैं, कहां किस किस के बीच है तो पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये यहाँ पे इटली, इन सब के बीच में है ये। ठीक है, ये कैसा पर्वत है तो नवीन वलित पर्वतमाला है ये, और ये अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक, अटलांटिक महासागर से इस तरफ जाते हैं तो कैस्पियन सागर आता है, और इस तरफ अटलांटिक महासागर है। सर्वाधिक विस्तार इसका स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट कि सर्वाधिक विस्तार कहां है, सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये जो आल्पस रेंज है ये अल्पाइन पर्वतमाला कहलाती है, अल्पाइन कह दो चाहे अपने अल्पस कह दो। ये जो है 3 भागों में बांटी हुई है, जिसमें से नंबर 1 अल्पस रेंज, नंबर 2 एपिनाइन और नंबर 3 काकेशस। ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा, अल्पस की बात हो रही है जो अर्धचंद्राकार है, ये फिर 3 भागों में। अब इसमें से पहला देखिए कि अल्पस के अंदर क्या आता है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली में अल्पस का विस्तार देखा जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक, 4807 मीटर। माउंट ब्लैक इसकी सर्वोच्च चोटी है जो 4807 मीटर है। यदि यूरोप की सर्वोच्च चोटी पूछेंगे ना तो माउंट एल्ब्रूस है। कौन सी है, माउंट एल्ब्रूस। रोहितास खिलेरी का नाम सुना है, हरियाणा के रोहितास खिलेरी बिश्नोई है। इन्होंने अभी हाल ही में 24 घंटे बिताए हैं इस अल्पस के एल्ब्रूस पर्वत के ऊपर, जो यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, और ऐसा करने वाले वे विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, 24 घंटे वहां पे बिताने वाले। तो ऐसी चीजें तो आप लोगों को बताता रहता हूं मैं वैसे भी। देखो माउंट ब्लैक जो है वो फ्रांस और इटली की सीमा पर है। अच्छा प्रश्न, और ध्यान रखेंगे आप, माउंट ब्लैक कहां पड़ता है, फ्रांस और इटली की सीमा पे पड़ता है। माउंट ब्लैक यहाँ, ये बीच में सेंटर में, यहाँ पे इटली, यहाँ पे फ्रांस, इनकी सीमा पे पड़ता है माउंट ब्लैक। नंबर 2 एपिनाइन से, लास्ट टाइम सवाल पूछा था एपिनाइन से कि एपिनाइन कहां है, डायरेक्ट इतना ध्यान रखना, एपिनाइन कहां, तो एपिनाइन इटली, इटली में विस्तृत है एपिनाइन। ठीक है, इसे इटली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसे इटली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कॉर्नोग्रेडे। कौन सी है, माउंट कॉर्नोग्रेडे इस एपिनाइन की सर्वोच्च चोटी है। अब देखो आल्पस की ही 3 जो है विभाजन बता रहा हूं मैं आपको, एक आल्पस, एक एपिनाइन और एक काकेसस। ये आल्पस रेंज का, ये मेरे हिसाब से पर्याप्त डिटेल है। इतना याद रख लोगे तो समझ लेना कि आप किसी से डिस्कशन कर लो, आप पिछड़ोगे नहीं। ठीक है, काकेसस, अब काकेसस है काला सागर से कैस्पियन सागर तक, काला सागर से कैस्पियन सागर तक है। इसमें यूरोप की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रूस है, 5642 मीटर ऊंची है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी इसी काकेसस पर्वत रेंज के अंदर है, पर्वतमाला के अंदर। ठीक है, और रोहितास खिलेरी वाला फैक्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। यह अल्पस पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पस पर्वतमाला बहुत महत्वपूर्ण है, लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा ध्यान रखें पिरेनीज पर्वत, तो ये है फ्रांस और स्पेन की सीमा पे, इनको डायरेक्ट याद रखें आप। वॉस्जेज पर्वत, तो ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है।
कार्पेथियन पर्वत, ये सर्बिया और मोंटेनेग्रो में, दक्षिण पोलैंड और चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप में रोमानिया तक, यूक्रेन तक, रोमानिया और यूक्रेन तक विस्तृत है कार्पेथियन पर्वत। ठीक है, और जूरा पर्वत ये सबसे सुंदर पर्वत है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। जो स्विट्जरलैंड में घूमने जाते हैं ना, वो यहाँ पे जाते हैं, तो ये उसकी सीमा पे, और इसको सबसे सुंदर पर्वत के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो ये यूरोप के अन्य पर्वत भी आप लोगों को थोड़े थोड़े ध्यान में रखना है, पिरेनीज, वॉस्जेस, कार्पेथियन और जूरा पर्वत। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा, अब आते हैं अपन नदी घाटियां, यानी कि यूरोप की प्रमुख नदियां पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। देखो वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 3852 किलोमीटर है, 3000 तकरीबन 4000 किलोमीटर मान सकते हो आप, 3852 किलोमीटर। मॉस्को में वल्दाई पहाड़ी से निकलकर ये कैस्पियन सागर में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉस्को रशिया। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है, आल्प्स पर्वत से निकल के उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर कौन सा है? ये देखो यहां लिखा हुआ है नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है राइन नदी। यदि देखोगे आप तो ये रही यहाँ पे राइन नदी। नदियों का मैप भी अच्छे से देख लेना, किसकी लोकेशन कहाँ है, बहुत अच्छे से इसमें दिख रही है आपको, राइन, रॉन वगैरह बहुत सारी नदी है, पो वगैरह इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो राइन के अंदर ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। जर्मनी और फ्रांस की ये सीमा बनाती है, और इसका उपनाम क्या है? कोयला नदी, या इसको बोला जाता है कोल रिवर। क्या बोलते हैं? कोल रिवर इसे बोला जाता है। ठीक बेटा जी, ये ध्यान रखेंगे आप। कोयला नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? राइन नदी जानी जाती है, सबसे व्यस्त नदी है ये यहाँ की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे बढ़ा के टाब्रो। ओके, अब देखो कुछ और विशेषताएं नदियों से संबंधित। यूरोप की नदियां बारहमासी है, जो बर्फ पिघलने या पश्चिमी हवाओं द्वारा लाई गई बारिश से पोषित होती है। बारहमासी नदियां यहाँ की नदियां सूखती नहीं है। इसी मुख्य कारण यही है यूरोप के अधिकांश देश विकसित है, जहां की नदियां पूरे साल बहती है, वहां कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता। यहाँ ये यूरोप ऐसा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ये एकमात्र महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप। देखो इतनी विशेषता है, मतलब भौतिक परिस्थितियां अच्छी है, इसीलिए ये क्या है, विकसित देश यहाँ पे ज्यादा है, इनको भौतिक ज्यादा चुनौतियां देखनी नहीं पड़ती। इनमें से कई की उत्पत्ति आल्प्स में हुई है। आल्प्स पर्वतमाला तो खुद इतनी बड़ी है, वहीं से हुई। भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां पूछेंगे आपको तो रॉन फ्रांस की और एब्रो स्पेन की। यदि पूछे इटली की पो नदी, इटली की गंगा कहा जाता है इसे। इसे क्या बोलते हैं? पो को क्या बोलते हैं? इटली की गंगा, इटली की गंगा। अब क्योंकि अपन भारत वाले हैं ना, भारतीय, अपन भारत में पढ़ रहे, तो अपने लिए क्या गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन इटली की गंगा कहते हैं। अब कोई पाकिस्तान में जार पढ़ रही तो पाकिस्तान वाला यूं थोड़ी कहे कि इसको इटली की गंगा कहते हैं, कहेंगे बवई नहीं कहे, नहीं कभी नहीं कहेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। डैन्यूब, नीपर और डॉन जो है, अच्छा ये मैंने नहीं बताया क्या, इटली की पो नदी जो है एड्रियाटिक सागर में गिरती है। डैन्यूब, नीपर और डॉन जो है वो काला सागर में बहती है, यानी काला सागर के अंदर गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? ग्वाडलिक्विर है, टैगस है और डोरो है, टैगस और डोरो है। और लॉयर और सीन फ्रांस की, और राइन, वेसर, एल्बे जर्मनी की। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके से भी यहां पे चीजें बता दी कि कौन सी नदी कहां गिर रही है। बेटा पेन चलानी पड़ेगी, ठीक है। ये स्पेशल जो एक्स्ट्रा चीजें मैं दे रहा हूं ना, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। यदि आपको अभी भी लगे गुरुजी ये किताब में नहीं है, तो ये किताब में नहीं आ सकती, चाहे कितनी बड़ी किताब बना दूं, फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा उसके विस्तृत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पेन चलानी पड़ेगी। और यदि आप चाहो कि नहीं गुरुजी किताब में वो वर्ड टू वर्ड पढ़ाओ, तो मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी, फिर मैं वही चीज बता दूंगा, फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूंगा। मैं चल रहा हूं 2026 के लेवल के अनुसार कि हाँ कहां से क्या चीज पूछी जा सकती है, जो मैं क्लास के माध्यम से और अपडेट करवा दूं बच्चों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। स्पेशल फिर तो क्या है कि स्पेशल वर्ल्ड भूगोल की अलग से किताब आएगी, वही आ जाएगी आपके 250-300 पेज की है। फिर भारत भूगोल की अलग आ जाएगी। इतना रिवीजन कब हो ये बताओ,
इसीलिए किताब की लिमिटेशन होती है, उसके अनुसार दिया, उसमें सारनियां वगैरह जैसे दी है। अब वो सारनियां मैं क्लास में नहीं करवा रहा, बताओ क्यों? क्योंकि सारनियां बुक में ही दी जाती है, वो वहीं से आप लोगों को पढ़नी है। सेल्फ सारनी लेके मैं सिर्फ आपको ये यहाँ है ये यहाँ है बताऊंगा तो मतलब नहीं निकलेगा। तो हर चीज की अपनी महत्ता है, हर चीज की अपनी महत्ता है। आप लोगों को इनका सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना है। जितना आप सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए राह आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए। बाल्टिक सागर में कई नदियां बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। टेम्स जो है इंग्लैंड की प्रमुख नदी है और इंग्लिश चैनल में बहती है, टेम्स। ठीक है, टेम्स। अब ये जो लंदन है ना वो इसी के किनारे है। राइन और डैन्यूब अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं क्योंकि वे कई देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? राइन और डैन्यूब, ये कई देशों से होकर गुजरती है, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय नदियां कहलाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी कुछ और चीजें अपने को पढ़नी बाकी है नदियों से रिलेटेड ही। स्क्रीनशॉट लो टाब्रो। देखो, अब डैन्यूब जो नदी है ना ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डैन्यूब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर 10 देशों में बहते हुए, कितने देशों में बहती है? ये 10 देशों में बहते हुए काला सागर के अंदर गिरती है। काला वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है और 10 देशों में बहते हुए काला सागर में गिरती है। इस पर 5 राजधानियां स्थित है, 5 देशों की। 5 यहां पे लिख लेना, 5 देशों की तो कंप्लीट हो जाएगा। 5 देशों की राजधानियां स्थित है, जैसे कि ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, सर्बिया की बेलग्रेड, बुडापेस्ट हंगरी की बुडापेस्ट और रोमानिया की बुखारेस्ट। तो ये 5 राजधानियां इस नदी पे डैन्यूब पे स्थित है, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब देखो पो नदी। पो नदी को क्या बताया मैंने अभी? इटली की गंगा। जो वेनिस शहर है ना वो इसी के किनारे है। अब अपन राजस्थान के जीके में पढ़ते हैं पुरू का वेनिस किसे कहा जाता है ना, ये चीजें। पुरू का वियना किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो ये जो है आप लोगों के यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री है, इसलिए ध्यान रखना कि पो नदी के किनारे वेनिस है। टेम्स नदी लंदन इसके किनारे है। कील नहर, ये भी ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं। कील नहर ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अब क्या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जी बता दो हमें। तो यहां पे ये देखो, ये रहा उत्तरी सागर, ये रहा बाल्टिक सागर। अब इनके मध्य यहां पे जो है कील नहर है, यहाँ पे कील नहर है। तो ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। ठीक है, चलो टाब्रो ले स्क्रीनशॉट। चलो, अब ये जो नक्शे मैंने आप लोगों को लिए शामिल किए हैं, ये क्या है? ये भौतिक मैप है, भौतिक नक्शे, भौतिक नक्शा। अब जैसे मैंने ये जो चीजें आप लोगों को पढ़ा दी ना, यही चीज आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से और भी देखना है। इसमें नदियां भी बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। ये डॉन कहाँ है, वोल्गा कहाँ है, यूराल कहाँ है, ठीक है, सारी की सारी, एल्बे कहाँ है, ओडेर कहाँ है, सब। और यहाँ पे आप लोगों को झीलें भी दिखेगी, यहाँ पे आप लोगों को पर्वतमालाएं भी दिखेगी, यहाँ पे आप लोगों को नदियां भी दिखेगी। ये फिजिकल मैप बोलते हैं इसको, भौतिक नक्शा। अभी यहाँ पे कम दिख रहा है आप लोगों को। जैसे ही क्लास हो जाती है 24 घंटे के अंदर हम आप लोगों के लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दी है अपने gzdhub.com वेबसाइट पे। क्लास के नीचे ही पीडीएफ वहां पे दे दी जाती है, वहां से डाउनलोड करके आप व्यवस्थित जूम करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। हमें भी कई टाइम कमेंट कर दिया अगर गुरुजी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, तो देखो आपको आपका मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ से हर 10 मिनट में एप्लीकेशन वेबसाइट सब चेक करते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल ही ओके हैं भाई साहब, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो थोड़ा सा अपने लेवल पे भी आप सुधार करेंगे, डिजिटल चीजें हैं, टेक्निकल है, थोड़ी सी टेक्निकल फ्रेंडली बन जाएंगे तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब यूरोप की विशेषताएं पढ़नी है विभिन्न देशों की, वो एक क्लास और होगी सोमवार को। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अपन जो है 10 क्लास में ये महाद्वीप कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि ये 9वीं क्लास थी, और यानी कि ये समझ लो कि आप 19-20 क्लास के अंदर महाद्वीप इतनी अच्छी तरीके से पूरे हो जाएंगे कि आपको और कहीं से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब जब इसको बैच को ही अपन ने बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड इंडिया जीके का नाम से ही शुरू किया है, तो इसको व्यवस्थित पढ़ा जाए, इसमें कहीं भी कमी या कोताही नहीं बरती जाए, यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन एक चीज जो मुझे ठीक नहीं लग रही वो ये है
कि विद्यार्थी जो है नियमितता का अभी तक भी अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी महत्ता नहीं जान पा रहे हैं नियमितता की। और मुझे दुख इस बात का है कि वो विद्यार्थी बाद में इतने पछताएंगे कि हमने ये समय व्यर्थ क्यों किया, जहां पे हमारे पास में वही मुख्य समय था, जहां हमें जोर लगाना था, जहां हमें पढ़ना था, जहां हमें कंसंट्रेट करना था, जहां हमें बाकी सारी चीजों से डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था और हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते थे, वहां पे हमने समय व्यर्थ क्यों कर दिया। वो जो हमारा एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत कीमती था, वो हमने व्यर्थ क्यों गवा दिया। ये कब रियलाइज होगा, जब एग्जाम में 1 से 1.5 महीना बचा हो। और तब आप लोग इस वीडियो को यदि उस समय देखेंगे, तब आप लोगों को इतना रियलाइज होगा कि सर ने हमें 4-5 महीने पहले आगाह कर दिया था कि ये चीज होने वाली है, और हम फिर भी अपना समय व्यर्थ कर रहे थे कि अब इस समय को कैसे लाया जाए। दुनिया में हर चीज जो है आप लोगों को मिल सकती है वापस, लेकिन समय नहीं मिल सकता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ नहीं करें और अपने समय को वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करें। ये सीख आप यहां से लेकर जाएं। और मैं बार बार कहता हूं, नियमित रहो, नियमित रहो। समझ लो, आप नियमित रह गए ना, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप सफल हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। इसी संदेश के साथ इस क्लास को यहीं पे पूरी करते हैं। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।